गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर मेजरमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके जो गेट के क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। क्लियर है? तो गेट के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पूछा जाता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बनता है। क्लियर है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। गेट का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। A fluid is said to be Newtonian fluid। ये क्वेश्चन आपका है। A fluid is said to be Newtonian fluid। A fluid is said to be Newtonian fluid। ऑप्शन क्या क्या दिया है? Is directly proportional to shear stress, is directly proportional to rate of shear strain, and other option is here independent of the velocity gradient। The fluid is said to be Newtonian fluid। ऑप्शन क्या क्या था? Is directly proportional to velocity gradient written du upon dy। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट थर्ड ऑप्शन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या था? नन ऑफ दीज। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था। उसमें क्या था? न्यूटन्स लॉ में क्या था? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस क्या हुआ आपका? du अपॉन dy। या तो इस ऑप्शन से आएगा या प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इस नाम से भी रहेगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऑप्शन में हो सकता है वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दिया हो, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दिया हो। कोई भी नाम दे रहा है उसमें आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है? तो ये तो नहीं होगा इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। जो पहला क्वेश्चन बना था वो किससे बना हुआ था हमारा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। सेकंड क्वेश्चन और कहां बन सकता है बताइए? सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? ए फ्लूइड वन व्हिच कैन डिफाइंड एज। फ्लूइड क्या है आपका? फ्लूइड वन व्हिच कैन डिफाइंड एज ठीक है। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड वन व्हिच कैन डिफाइंड एज, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस कैन फ्लो in a direction of shear stress। A fluid is a substance can flow in a direction of shear stress। ये आपका आंसर है। बट आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है?
ऑप्शन में क्या दिया है, हैज दैट सेम शियर स्ट्रेस ऑल पॉइंट, सेम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट। एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कैन डिफॉर्म indefinitely under the action of smallest shear stress, smallest shear force, not stress. Other option is has the small shear stress in all direction, option is practically incompressible, okay. Fluid is one which can defined as a substance सेम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट, क्या ये पॉसिबल है, सेम शियर स्ट्रेस ऑल पॉइंट, नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखिए आपका फ्लूइड ये था, अगर आप शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, तो टाउ 1 नॉट इक्वल टू टाउ 2 नॉट इक्वल टू टाउ 3, सेम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट, नॉट पॉसिबल। एज द स्मॉल शियर स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल, is practically incompressible, okay। और एक ऑप्शन और यहाँ पे can deform independently under the action of smallest shear force। तो डिफिनेशन में मैंने क्या बताया था आप लोग को, fluid substance can deform in a direction of shear force, it can't bear any can't bear shear forces, okay। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, can deform independently under the action of smallest shear force। smallest मतलब कि आपका वैल्यू कितने मिनिमम रहेगा उस पर आपका क्या होगा, फ्लूइड फ्लो कर जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन का आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर आपका राइट होगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। तो फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे क्वेश्चन बन गया है। डिफरेंट क्वेश्चन देखते हो क्या बना हुआ इसके ऊपर, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इस डायमेंशन एनालिसिस फॉर्म में कैसे देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, तो देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट मीटर मीटर, यहां से क्या आएगा m t की पावर -2, ओके। तो क्या हो जाएगा यहां से, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन m t की पावर -2, ओके। आल्सो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या था आपका, ऐसे क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर, एक यूनिट और होता है एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। तो यहां देखिए एनर्जी पर मीटर स्क्वायर,
या इसको बोल सकते हैं हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करिए मीटर मीटर का तो यहाँ से क्या होगा, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है। इस एक क्वेश्चन ये पूछा था डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन पूछा हुआ है इन फॉर्म ऑफ जूल पर मीटर स्क्वायर फॉर्म में। क्लियर है। एक आंसर इसका ये भी हो जाएगा। दो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं गेट में। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप लोगों को पता ही होगा एसआई यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। एसआई यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, गुड। SI units of kinematic viscosity। आपको पता है न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है इससे पहले, SI यूनिट्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। दोनों लोग देख लेते हैं। SI यूनिट्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू। देखिए पहले म्यू हम लोग देखे थे कितना होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, पास्कल पर सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। क्लियर है। इसको आप कैसे डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, देख लीजिए। वैसे क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन का होगा फोर्स का, इनटू मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। देखिए क्या कैंसिल आउट हुआ, मीटर मीटर सेकंड सेकंड। यहां से क्या बचा, m l माइनस वन t माइनस वन। एक आंसर ये रहेगा। डायमेंशनल यूनिट क्या होगा आपका, ऐसा यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी का ml माइनस वन t माइनस वन। इसको आप नोट कर लीजिए, ml माइनस वन t माइनस वन। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था आपका, एसआई यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ से देखिए, और आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं गेट में यूनिट्स के ऊपर, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या पूछा गया है। में क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, दिया होगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन लगाते थे हम लोग हॉरिजॉन्टल पे। क्लियर है। उसमें क्वेश्चन में क्या था कि एक ये वर्टिकल प्लेट था, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा था 0.8 एंड प्लेट दे रखा था डायमेंशन, प्लेट डायमेंशन दे रखा था 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके, मीटर क्यूब। एंड वेट दे रखा था इस पे, इसका वेट दे रखा था 16 न्यूटन। क्लियर है। और क्वेश्चन ये पूछा था विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्वेश्चन के डायमेंशन क्या है, देखिए ये एक फिक्स प्लेट है, एक मूविंग प्लेट है, डाउनवर्ड आपका फॉल हो रहा है। यहाँ पे वेट कितना दे रखा है 16 न्यूटन, और डायमेंशन 4 इंटू 4 इंटू 4 मीटर क्यूब दे रखा है डायमेंशन। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है। और इन दोनों के बीच का थिकनेस दे रखा था
dy गैप बिटवीन दी टू प्लेट्स देखा है 1.6 मीटर। क्लियर है? 1.6 मीटर दे रखा था। फाइंड आउट डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो कैसे लगाएंगे देखिए इसको। आपके पास गेट में टाइम कम होता है तो आपको कैसे इजीली सॉल्व करना और राइट सॉल्व करना है देखिए। वी नो दैट, मैं आपको पूरी तरह बताता हूँ। फिर tau इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, du अपॉन dy। क्लियर है? अब तक आप क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन लगा रहे होंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा था आपने F, जो इसकी स्पीड को मेंटेन कर रहा था। हाँ, इसकी स्पीड भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से नो, ये अपनी स्पीड नहीं देखा इसमें। क्वेश्चन में आपको जी दे रखा है डायरेक्टली, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अपनी ग्रेविटी से ही वो मूव कर रहा था। क्लियर है? और यहाँ स्पीड भी दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाउ इक्वल टू क्या जाएगा म्यू du अपॉन dy। यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका 60, एरिया कितना ले लेंगे 4 इंटू 4 इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। du अपॉन dy क्या हो जाएगा देखो, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो चाहे वो लीनियर डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। म्यू du कितना दे रखा है 4 अपॉन dy कितना दे रखा है 1.6। तो सॉल्व करिए इसको, ये सॉल्व होगा 1 इंटू 1.6 अपॉन 4, ओके, इक्वल टू म्यू। उसको सॉल्व करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ओके। तो कितना हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0.4 पास्कल सेकेंड। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.4 पास्कल सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, काइनेमेटिक viscosity of air at 20 degree centigrade is given to be 1.6 into 10 to power minus 5 meter square per second, meter square per second. Its kinetic viscosity, its kinematic viscosity at 70 degree centigrade will be varying approximately ऑप्शन क्या क्या है 2.2 into 10 to power minus 5 meter square per second। डी ऑप्शन क्या है 1.6 into 10 to power minus 5
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सी ऑप्शन क्या है? 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड ऑप्शन डी क्या है? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ओके, देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दे रखा है T1 इज गिवन बाय 1.6 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या दे रखा है? म्यू काइनेटिक विस्कोसिटी T1 पे काइनेटिक विस्कोसिटी ये दे रखा है, इट्स काइनेटिक विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 पे काइनेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? अगर आपको टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता चल जाए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए टेम्परेचर का रिलेशन होगा काइनेटिक विस्कोसिटी से, आपको पता है। डायनामिक विस्कोसिटी का रिलेशन है, पहले फॉर्मूला पता देखिए क्या होता है काइनेटिक विस्कोसिटी का। काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ये फॉर्मूला है। आपको ये बात पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर का रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, और लिक्विड का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। क्लियर है? तो ये याद रखिए डायनामिक विस्कोसिटी का जो रिलेशन एयर के साथ है टेम्परेचर के साथ, वो क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। एंड डेंसिटी का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए इसको सॉल्व करिए तो आपको एक रिलेशन आ जाएगा टेम्परेचर और काइनेटिक विस्कोसिटी के बीच एक रिलेशन आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा देखिए, टी के पावर 1/2 टी के पावर, क्लियर है, 1, यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? तो इसे सॉल्व करिए, टी के पावर -1 ओके, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 को कितना हो जाएगा टी, यहाँ से कितना हो जाएगा? टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2। एक रिलेशन आएगा काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन टेम्परेचर की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन टी की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो V1 T1 में रिलेशन आ गया, अब हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो टेम्परेचर हम लोग किस फॉर्म में लेंगे? यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, हम टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। तो ऐड कर देंगे हम लोग 273 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें। तो देखिए V1 अपॉन T1 के पावर 3/2 इक्वल टू V2 अपॉन T2 के पावर 3/2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा? ये दे रखा आपको 1.6 इंटू 10 पावर -5 SI यूनिट में। तो SI यूनिट आपका टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो T1 कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा? 273 + 20 293 ये पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये फाइंड आउट करना आपको, काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन कितना दे रखा है? 70। तो 273 + 70 कितना हो जाएगा? 343 ये पावर 3/2। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से μ2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? 2.2 इंटू 10 पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना जाएगा? 2.2 इंटू 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है? यस,
ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, आपका जब भी आप गेट क्वेश्चन लगाएंगे, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये निकला है कि टेम्परेचर और काइनेटिक विस्कोसिटी का क्या रिलेशन होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक कंक्लूजन है, तो हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट होगा, उस कंक्लूजन को आप कहीं नोट कर लेंगे, तो उसके आगे चलकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, उनमें भी आपका डाटा चेंज हो सकता है टेम्परेचर का, तो जब भी डाटा चेंज होगा तो आप फार्मूला आपके पास रहेगी, उस फार्मूले को आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का इस क्वेश्चन में कंक्लूजन करने के लिए क्वेश्चन कंक्लूजन आपका काइनेटिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें है, ओके, सरफेस टेंशन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पता है मैंने फार्मूला बताया था, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन में एक रिलेशन था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, if P is the gauge pressure, if P is the gauge pressure, if P is the gauge pressure within a spherical, within a spherical droplet, then gauge pressure within a bubble, within a bubble of same fluid and of same size will be, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है देखिए, A इक्वल टू P/4, B इक्वल टू P/2, C इक्वल टू P एंड D इक्वल टू D इक्वल टू 2P, ये ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? आपको पता है, वी नो डैट, देखिए अगर कोई ड्रॉपलेट की बात करे और बबल की बात करे तो डिफरेंस है। ड्रॉपलेट की बात करूं और यहाँ से पूछा गया P कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पे जो P है प्रेशर, वो कौन सा प्रेशर है, यहाँ पे जो P होगा वो गेज प्रेशर होगा। क्लियर है? डायमेंशन ऑफ द ड्रॉपलेट क्या है, D, डायमीटर कितना दे रखा आपका D, ये होगा ड्रॉपलेट, और एक होता है सोप बबल। क्लियर है? सोप बबल केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है, यहाँ पे क्या होता है, डबल लेयर। क्लियर? इस केस में क्या होता है, इस केस में P गेज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D, P गेज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D, और इस केस में क्या होता है,
P gauge इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर है और यहाँ पे क्या है, डबल लेयर है, इसलिए 2 इंटू लेयर्स फॉर्म होता है। तो लेयर आपका क्या है, यहाँ पे डबल लेयर था, क्या होगा, P gauge इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या है, पूछ रखा है, इफ P इज द गेज प्रेशर विद इन ए स्फेरिकल ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉपलेट की बात की गई है। क्लियर है? देन गेज प्रेशर विद इन ए बबल, दो चीज है, एक ड्रॉपलेट की बात की गई और एक बबल की बात की गई है। ऑफ सेम फ्लूइड एंड सेम साइज विल बी, तो पी गेज क्या हो जाएगा, पी गेज, इसके लिए पी गेज ड्रॉपलेट इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पी गेज ड्रॉपलेट, पी गेज बबल लिख दीजिए, यहाँ पे बबल इक्वल टू क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू पी ड्रॉपलेट। क्लियर है? तो क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p, इसमें बबल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ड्रॉपलेट प्रेशर। क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला, इस क्वेश्चन कंक्लूजन ये निकला कि आप क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है जो लैंग्वेज है ड्रॉपलेट एंड यहाँ बबल बोला है। क्लियर है? तो सरफेस टेंशन में जो क्वेश्चन बनता है वो ड्रॉपलेट के ऊपर और बबल्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप उसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन लगा लिए, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये निकला कि आपको ये बात पता होना चाहिए पी गेज का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ ड्रॉपलेट, पी गेज का फॉर्मूला इन केस ऑफ बबल, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है, बस इतना याद रखिए। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो नीचे कंक्लूजन लिखिए, उस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकले उसको नोट करते चलिए। तो जब आप लास्ट में कंक्लूजन्स को केवल पढ़ लेंगे ना तो नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आपके रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये पढ़ने का और ये प्रिपेयर करने का एक तरीका है, उसको आप लोग नोट करिएगा, तरीके को और अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में। क्लियर है? ओके, थैंक यू।